गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर होंगे। सो आज है 13 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। अगर हम बात करें आज के रिलेटेड, यानी कि हमारे बेसिकली जो है 12 दिन जो है इस साल के चले गए हैं, यानी कि आज जो है हम लोग 13वां दिन यहाँ पे 2024 का एंजॉय करेंगे और अच्छे से लेके चलेंगे कि बेसिकली आपको जो है पूरे दिन में क्या क्या करना है वो आप लोग जो है टारगेट को नोट कर लीजिएगा। आप लोग जो है अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपको जो है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का बेसिकली क्या क्या काम करना है, कितना कितना करना है और क्या क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप जो है कैसे अपनी टू डू लिस्ट को बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो रही बेसिकली डे को कैसे करें स्टार्ट। और इसी के साथ जो अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली आज के लेक्चर की, तो आज यहाँ पे हम लेक्चर में जो है 13 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहने वाला है। और इसी के साथ हम लोग जो यहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे वर्षा के बारे में। वर्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, उन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे वन लाइनर में एक बार जो है रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोगों को इसके लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो अभी की बात करें तो अभी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। इसमें जो है आपको यहाँ पे इस लेक्चर में पता चलेगा कि वो कौन सा शहर है जिसे जो है अब की बार जो है 7वीं बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, तो गैब्रियल अटाल जो हैं अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थी, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, तो एलिजाबेथ बोर्न, जो कि इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। तो अब जो है कौन बने हैं न्यू, तो इनका नाम याद रखिएगा गैब्रियल अटाल। वेरी गुड, याद हो गया। तो वहीं बांग्लादेश में आम चुनाव में किस नेता की पार्टी जो कि लगातार चौथी बार जीत हासिल की गई है, तो शेख हसीना की बेसिकली जो पार्टी है जिसका नाम है अवामी लीग, इनके द्वारा जो है बांग्लादेश के जो आम चुनाव हुए हैं इसमें जो है चौथी बार इनके द्वारा जो है यहाँ पर जीत हासिल की गई है। वहीं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो नासिक में बेसिकली जो है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं अभी गुजरात में वाइब्रेट गुजरात ग्रुप समिट में किस देश के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि रहे, तो यूएई के जो है बेसिकली जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं राष्ट्रपति। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है उनका नाम क्या है। नेक्स्ट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है, तो भूटान में भी। तो भूटान में अभी बेसिकली जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जो है अभी संसदीय चुनाव जीत लिया गया है। वहीं आईआईटी मद्रास का नया कैंपस जो कि किस देश में खुलेगा, तो श्रीलंका में खोलने की बात की गई है। तो श्रीलंका आपको इसी के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है राशिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो ये एक संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उमग्र जो है इसे लॉन्च किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी असॉल्ट राइफल उमग्र को जो है लॉन्च किया गया है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है, तो फरीदाबाद में जो है भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो है आयोजन किया गया। वहीं किस देश में चांगी हवाई अड्डे को जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो सिंगापुर का बेसिकली जो कि हवाई अड्डा है जिसका नाम है चांगी हवाई अड्डा, उसे जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पर सभी करंट अफेयर्स को। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, आज है 13 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। हम बात करें आज के सेक्शन की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आज के लेक्चर में आप लोग जो है यहाँ पर एक अच्छी पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी के बारे में जान पाएंगे जिनका जो है सारा फोकस जो है युवा के ऊपर था। ठीक है, तो इनका कहना था कि युवा को हम कैसे लेके आगे चल सकते हैं, क्योंकि युवा में बेसिकली अगर हम बात करें जो यूथ होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो जो है किसी भी देश को बहुत ज्यादा तक बोल सकते हैं कि बहुत आगे तक लेके चल सकता है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के लिए बेसिकली जन्मदिन के अवसर पर जो है इनके राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी कि नेशनल यूथ डे जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्त है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या है बचपन का, तो नरेंद्र नाथ दत्त जी है इनके बचपन का नाम। वहीं इनके द्वारा जो है दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया गया। वहीं 19वीं सदी की बात करें तो इनके द्वारा जो आध्यात्मिक गुरु और विचारक रहे, इनके गुरु का नाम याद रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु और विचारक कौन है, तो रामकृष्ण परमहंस के बेसिकली ये कौन है, शिष्य हैं। और इनके जो गुरु हैं वो कौन है, रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ठीक है। इनके द्वारा जो है अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया। इनके द्वारा ही साथ में चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का भी समर्थन किया गया। यानी कि शिक्षा का तो हम लोग ज्ञान प्राप्त करें ही, लेकिन अपने चरित्र के निर्माण पर भी हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि वर्ष 1897 में इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है, जिसमें रामकृष्ण मिशन का एक संगठन है जो कि मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पूर्णवास के क्षेत्रों को पर काम किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। किस वर्ष किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना है, 1897 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1902 में बेलूर मठ में जो है इनका निधन होता है, जो कि पश्चिम बंगाल के स्थित बेलूर मठ, जिसमें रामकृष्ण मठ जो कि स्थापित है, और यहीं पर जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। वहीं इस साल की हम लोग थीम की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस की इस साल की थीम क्या है, तो याद रखिएगा, इट्स ऑल इन द माइंड। क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड जो है इस साल की थीम रखी गई है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो याद रखिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस साल की थीम आपको याद रखना है। वहीं विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं को नैतिक मूल्य देना और शिक्षा और चरित्र विकास को बढ़ावा देने के ऊपर बेसिकली ज्यादा जोर था। तो ये आपको जो है याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यहाँ मैंने जो है आप लोगों को बेसिक बातें बताया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो है अच्छे से जो है एक बार में ही इस टॉपिक को रेडी कर लेना है, ताकि आने वाले टाइम पे जो है आप लोग क्या करें, सिर्फ रिवाइज करें और जो है आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि सेकंड नंबर का है। हाल ही में किस देश में जो है भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहां पर, डेनमार्क पर। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क में जो है भारत में बेसिकली अभी हरित ईंधन गठबंधन की जो है शुरुआत की गई है। कहां पर, डेनमार्क में। आइए शॉर्ट नोट की बात करें यहाँ पर। सबसे पहले तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात करें, जिसमें 2024 में डेनमार्क के टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता को जो है एक नई दिशा देने और अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको याद रखना। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा, जो डेनिश संगठन के तरफ से जो इसमें जो संस्थापक सदस्य जुड़े हुए हैं, इनका नाम क्या है, तो इनके नाम याद एक बार रख सकते हैं, जैसे कि मार्कस हैं, टॉप्सो हैं, उमवेल्ट एनर्जी है, इसी के साथ है मैक्स मेकर्स है, यूरोपियन सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, नोवोजाइम्स है, डेनफोर्स है, बीआरडी शामिल है। इसी के द्वारा भारत की तरफ से जो है सलाहकार बोर्ड के सदस्य में कौन कौन शामिल है, तो भारत हाइड्रोजन अलायंस है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास में एनर्जी, और इसी के साथ है डेनिश एनर्जी एजेंसी और स्टेट ऑफ ग्रीन शामिल है। अगर बात करें इसकी घोषणा की, तो बेसिकली जो है एक यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि जो कि भारत के द्वारा 2070 तक जो है कार्बन को जो है सबसे कम करने की बात की गई है। इसी के ऊपर जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जोर भी दिया गया है, जिसमें डैनिश में जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनके द्वारा 2025 तक जो है कार्बन को सबसे कम करने के लिए इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में अभी किस देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है? तो याद रखिएगा फ्रांस का बना है। किसका बना है? तो फ्रांस का जो बेसिकली जो पासपोर्ट है वो पूरे देशों में, पूरे विश्व में जो है सबसे शक्तिशाली जो कि पासपोर्ट बना है। तो आपको याद रखना है कि विच कंट्रीज मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो याद रखिएगा कौन है? फ्रांस है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के द्वारा जो है इस साल की सूची को जारी कर दिया गया है। इसमें अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट में जो स्थान आया है वो कौन सा है? 80। बेसिकली जो हमारी जो रैंक आई है वो कितनी है? 80 है। इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के जो है 62 यानी कि 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ 80वें स्थान पर कौन है? उज्बेकिस्तान भी शामिल है। इसी के दौरान हम बात करें यहाँ पे हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर और जापान जो पिछली बार की तरह ही अब की बार भी अपने पहले स्थान पर बने हुए हैं। अगर हम पहले पोजीशन पे बोले कि कौन कौन से देश हैं तो ये याद रखिएगा, इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, सिंगापुर, स्पेन संयुक्त रूप से जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं 194 जो है इसमें बेसिकली इनके द्वारा जो है वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल पहुंच का जो है दावा करते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यानी कि जो भी फर्स्ट रैंक में आते हैं, जो कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है जारी किया गया है, तो इसमें बेसिकली जो है 194 देशों में जो है जो कि बिना वीजा के जा सकते हैं घूमने के लिए। इसी के साथ इसमें हम बात करें तो दक्षिण कोरिया के साथ बराबरी पर जो कौन है? फिनलैंड है, स्वीडन है, जो कि 193 गंतव्यों तक जो है, यानी कि किसी भी देश में 193 देशों के साथ बेसिकली जो है ये आसानी से जो है उस देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। ठीक है। इसी में अगर हम बात करें तो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, आयरलैंड है और नीदरलैंड जैसे 192 देशों में जो है ये लोग बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं और इसी के साथ ये तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान की जो कि सामूहिक रूप से बात करें तो कौन कौन शामिल है? तो इसमें बेल्जियम है, इसी के साथ यहाँ पर है लग्जमबर्ग है, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस, माल्टा और स्विट्जरलैंड जो कि 5वें स्थान पर आते हैं। भारत की आपको रैंक याद रखनी है और यहाँ पे फर्स्ट में आपको याद रखना है फ्रांस, इटली, जापान और सिंगापुर, स्पेन जैसे जो है यहाँ पे संयुक्त रूप से आए हैं, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंक जो है इन्हीं देशों के द्वारा लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का है, हाल ही में भी भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं मिलन 2024 के बारे में, जो कि विशाखापट्टनम में होगा। कब से होगा? 19 फेब से लेकर 27 फेब तक होगा, वो भी 2024। तो ये बात करते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मिलन अभ्यास के बारे में, जो कि मिलन अभ्यास एक क्या है? द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी स्थापना 1995 में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। इसकी बेसिकली मूल रूप से बात करें तो भारत की जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप कल्पना की गई और मिलन का आगामी वर्षों में भारत सरकार के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के पहल के साथ विस्तार किया गया है। इसी में मिलन 2024 की बात करें तो इसमें बंदरगाह चरण में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी के बीच पर सिटी परेड और स्वावलंबी प्रदर्शनी, विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय और युवा अधिकारियों का मिलन शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ समुद्री चरण में मित्र विदेशी देशों के जहाज और समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बियां भी भाग लेंगे। इसमें जो है बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध संचालन शामिल किए गए हैं। मिलन 24 की बात करें, इसका आयोजन याद रखिएगा 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 2024 तक में रहेगा और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक देशों को आमंत्रित भी किया गया है। तो मिलन अभ्यास के बारे में याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं, इतना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है, तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर को जो है 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है? तो याद रखिए कौन सा बना है? इंदौर बना है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ बेसिकली जो है सबसे स्वच्छ जो कि शहर है और इसके द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार भी इसे ही दिया गया है, इंदौर को। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अभी 11 जनवरी
2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत के जो है देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। इस श्रेणी में जो है 9वीं की बात करें तो इसमें जो है तीसरे स्थान पर मुंबई इसमें शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को जो है पहला स्थान मिला है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की जो की श्रेणी है वो याद रखिएगा, जिसमें जो है 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र के इसमें याद रखना है महाराष्ट्र का जो कि सस्वाद को सबसे अच्छा शहर चुना गया है। तो महाराष्ट्र का भी जो बेसिकली जो शहर है जिसका नाम है स्वस्वाद, ठीक है, तो इसको जो है अभी यहाँ पे चुना गया है स्वच्छ शहर में, जो कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर की श्रेणी है। इसके बाद स्वच्छ शहरों में जो है महाराष्ट्र के इसी के साथ महाराष्ट्र का दूसरा शहर भी शामिल है जिसका नाम है लोनावला, और छत्तीसगढ़ के जो पाटन को जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि याद रखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में है, ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में है। वही सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं सबसे स्वच्छ गंगानगर की बात कर लेते हैं इसी के साथ ही, तो ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज ने जो है स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थान जो है यहाँ पे मिला है, किसी वाराणसी को और इसी के साथ किसी प्रयागराज को। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश को जो है सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ये वाली जो है आपको सभी पॉइंट्स को याद रखना है, ये अलग अलग कैटेगरी में है, जो है सभी को जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे स्वच्छ गंगानगर में कौन है, तो वाराणसी और प्रयागराज शामिल है, और भोपाल जो है जो कि भोपाल की जो कैपिटल है मध्य प्रदेश, उसको जो है सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। वर्ष 2023 की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, तो याद रखिएगा वेस्ट टू वेल्थ। क्या नाम है, वेस्ट टू वेल्थ जो है इस साल की थीम रखी गई थी। बड़े पैमाने पर जो है इसे शुरू क्यों किया गया था, तो ये याद रखिएगा बड़े पैमाने पर जो है कि नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता के स्थिति को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे के रूप में जो है वर्ष 2016 में इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, ताकि जो है लोगों के अंदर ये रहे कि बेसिकली वो शहर जबकि फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है स्वच्छता में, तो हमारा शहर क्यों नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो है 2016 में इसकी शुरुआत किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा। वहीं 2016 में शुरू हुए इस सर्वेक्षण की शुरुआत जो है केवल 73 यानी 73 प्रमुख शहरों के साथ जो है शामिल किया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में आते आते ये संख्या कितनी हो गई है, याद रखिएगा 4477 यानी कि 4477 जो है इसमें अब शहर शामिल हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण शहर 2023। आपको जो है अपने शहर के बारे में जो है पता करना है कि आपका शहर क्या इस लिस्ट में शामिल है, अगर है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है। हाल ही में अभी किस संगठन के द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज यानी CIDE-11 में जो है पारंपरिक चिकित्सा मॉडल 2 लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ये तो आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही पता चल जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल मेडिकल मॉड्यूल के, तो यहाँ पे WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उसका मॉड्यूल 2 लॉन्च किया। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ हम बात करें अगर इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण
अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जिसे आप लोग ICD-11 के नाम से जानते हैं, इसे मॉड्यूल 2 के रूप में जो है अभी आयुर्वेद, सिद्धि और यूनानी की पारंपरिक चिकित्सा का यहाँ पर अलायंस कोड के रूप में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो बेसिकली उद्घाटन जो है 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। इसी के साथ जो है आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों पर आधारित रोगों के संबंधित डेटा को जो है शब्दावली अब जो है WHO के ICD में जो है यहाँ पर शामिल करने की बात की गई है। इसका बेसिकली क्या प्रयास रहेगा, तो इसमें जो है बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावली कोड के रूप में जो है यहाँ पर ASU का मतलब क्या है, यानी कि आयुर्वेद, यूनान और सिद्ध चिकित्सा में वैश्विक एकरूपता लाएगी। आइए जानते हैं यहाँ पर ICD क्या है। तो इसमें वर्गीकरण की बात करें तो इस वर्गीकरण में मलेरिया जैसे संक्रमण बीमारियों को पुरानी अनिद्रा जैसी जीवन शैली संबंधित बीमारियां शामिल की गई हैं। इसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और इसी के साथ इसमें जो है विगोटो और गाइडलाइंस DS ऑर्डर जैसे तमाम आमतौर पर 3 पारंपरिक प्रणालियों के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुआ गा। इसी में जो है एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के रूप में, जिसे आयुर्वेद में ब्रह्मा के सिद्ध के रूप में और जो है अजल क्रिकुपु के रूप में और यूनानी में जो है इसे सद्र ओद्वार के रूप में जाना जाता है। तो ये बेसिकली वो बीमारियां हैं जिन्हें जो है अलग अलग बेसिकली जो है आयुर्वेद में, सिद्ध में, यूनानी की बात करें तो इसमें जो है अलग अलग यहाँ पे जो कि नाम रखे जाते हैं, उसी को जो है यहाँ पर उन सभी डेटा को इकट्ठा करने की बात करी गई है और इन सभी बीमारियों को प्रभावित करने की बात की गई है एक ही शब्दावली के कोड में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों के चयन के लिए कितने साल के भीतर भागीदारी का मौका दिया जाएगा, बात की गई। तो याद रखिएगा पूरे 3 साल बाद, ठीक है। तो किसी भी अगर राज्यों को या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जो है 1 साल के लिए, यानी कि अभी 2024 में जो है शामिल कर लिया जाएगा, तो उसका जो टर्न कब आएगा, अगले साल, यानी कि अगले 3 साल आएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद जो है उसका नंबर आएगा। तो इस तरीके से जो है हर साल अब ये किया गया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। आप सभी को पता है 26 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि लाल किला पे बेसिकली आप लोग देख पाएंगे वहां पे जो झांकियां जाती हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपनी अपनी संस्कृति को जो है वहां पे दिखाया जाता है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड में जो है झांकियों का चयन जो है इस साल विवादों में है अभी, और इसके द्वारा जो है अभी मतलब कि बात किया जा रहा है कि कई सारी झांकियां हैं जिन्हें जो है अभी निकाल दिया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है इस मुद्दे के समाधान के लिए बेसिकली एक यहाँ पर जो है बोल सकते हैं योजना बनाई गई है। तो इस योजना में जो है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो है 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है। हालांकि इन राज्यों के जो कि स्थान जो है सुरक्षित नहीं किए गए हैं, जिनमें से याद रखिएगा 23 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक जो है लाल किला में आयोजित भारत पर्व में इन झांकियों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसकी बात करें तो इस चयन में शामिल नहीं हो पाए हैं जो कि विपक्षी शासित बेसिकली जो है, यानी कि अपोजिशन के जो लीडर हैं, यानी कि जो भी वो स्टेट है या फिर वो यूटी है जहां पर जो है विपक्ष की सरकार है, वहां पे जो कि राज्य हैं, तो उन बेसिकली उन राज्यों को जो है मना किया गया है गणतंत्र दिवस के परेड में अपनी झांकियों को लेके आने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, तो याद देखिए यूटी की बात करें तो दिल्ली है, पंजाब है, कर्नाटक है और पश्चिम बंगाल की बेसिकली वो झांकियां हैं जो कि इनके ऊपर जो कि आरोप लगाए गए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी कोड होता है या फिर जो भी इनके रूल और रेगुलेशन होते हैं वो उससे फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इसी की वजह से जो है अभी दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के जो कि झांकियां हैं वो नहीं दिखाई देंगी, और जो इस साल दिखाई देंगी वो अगली 3 साल के बाद दिखाई देंगी, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके का ये समाधान निकाला गया है कि ताकि सभी को जो है बराबर बराबर मौका मिले अपनी अपनी झांकियों को अपने अपने राज्य के द्वारा दिखाने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से, आप लोगों को बताना है इस साल 26 जनवरी 2024 को बेसिकली जो है कहाँ के राष्ट्रपति जो है इस साल जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर यानी कि भारत आएंगे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए। तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है संपूर्ण भारत में नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है, यानी कि NTPS, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी कि भूपेंद्र यादव के द्वारा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है भारत में नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम को लॉन्च किया गया है।
ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जाने तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन श्रम और रोजगार मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये क्या है तो याद रखिएगा, गुजरात और जम्मू कश्मीर से लकड़ी और अन्य वन उपज ले जाने वाले 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के लिए रवाना किया गया है। इसी में एनटीपीएस के द्वारा जो है प्रदान किए गए क्यूआर कोड के द्वारा जो है यहाँ पर परागमन और परमिट और कई राज्यों में विस्तृत चौकियों को परमिट और मान्य करने और निर्बाध परिवहन को अनुमति दी गई है। यहाँ बात करें अगर हम लोग राष्ट्रीय परगमन पास प्रणाली क्या है तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एक उद्देश्य है इसका कि वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करने का है। इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के जो परिवहन है उनको आसान बनाया जाए। इसी के साथ हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जो है भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना और वन के बाहर पड़े पेड़ पहल को जो है यहाँ पर पेड़ पहल के से जो है यहाँ पर मंत्रालय के द्वारा कई अन्य हालिया प्रयासों को जो है उल्लेखित किया गया है। तो बेसिकली जो है याद रखिएगा ये जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वनों से जो भी लकड़ियाँ लेके जाई जाती है उसके लिए एक कोड को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भी यही है, यानी श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का है, हाल ही में किस एजेंसी ने पीएसएल के द्वारा जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो याद रखिएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो प्रोबा 3 मिशन है इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एक अभूतपूर्व प्रयोग करने का है जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका है। ये मिशन जो है जिसमें जो है 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा यहाँ पे पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि 2 छोटे उपग्रहों का उपयोग करके सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। ईएसए क्या है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि अंतर सरकारी संगठन है जो यूरोप के अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का संचालन करती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसी के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि अन्वेषण और धरती की निगरानी, इसी के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान और विज्ञान और रोबोट अन्वेषण अपने सदस्य देशों की अग्रणी भूमिका निभाती रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रोब 3 मिशन जो है अभी इस बेसिकली मिशन की बात करें तो अभी जो है हमारे यहाँ का यानी कि इसरो का जो पीएसएलवी है उस रॉकेट के द्वारा जो है इसको जो है प्रक्षेपित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत करेगी? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है अभी अयोध्या तीर्थ यात्रा में जो है रामलला दर्शन की योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत करेगी। ये निर्णय जो है रायपुर में आयोजित एक राज्य कैबिनेट के द्वारा लिया गया है जिसमें जो है प्रति वर्ष लगभग 20,000 यात्रियों को श्री राम लला के दर्शन के लिए लेके जाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन विभाग के द्वारा है जो है इस योजना के क्रियान्वयन में जो है सहायता करने की बात की गई है। और तीर्थ यात्रा के लिए जो है यहाँ पर पात्रता की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 75 वर्ष के लोग जो है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं जो कि आसानी से जो है यहाँ पर यात्रा करने के लिए जा सकते हैं जिसमें जो है जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में जो है फिट पाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन लगाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से बोले तो बहुत अच्छी बात भी है, ताकि जो है ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है इसमें कि राज्य सरकार के द्वारा ही जो है यहाँ पर तीर्थ यात्रा कराने की बात की जा रही है। और आप में से कितने लोग जो हैं अभी जो कि 22 जनवरी में जो कि वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और रामलला को मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तो वहां पे जो है कितने लोग देखने जा रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। कौन कौन जो है वहां पर विजिट करने जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अपने फेवरेट सेशन की जिसमें हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे टॉपिक में क्या रहेगा। तो याद रखिएगा हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्षा के बारे में।
में, है ना। तो वर्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपके बन सकते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की में जो है जो तटीय प्रदेश है उसमें उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। किसके कारण? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट की वजह से। वहीं उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर राज्य में से अधिकतम औसत वर्षा प्राप्त होती है। किसे? तो सिक्किम को प्राप्त होती है। ऐसे दो नगर जो कि लगभग एक ही अक्षांश पर अव्यवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर जो है सबसे ज्यादा है। तो कौन है? तो याद रखिएगा अजमेर और शिलोंग, जो कि याद रखिएगा एक ही अक्षांश पर ये बेसिकली दो शहर हैं, जो कि दो नगर हैं, ये स्थापित हैं, लेकिन इनकी जो वार्षिक वर्षा की बात करें इसमें बहुत अंतर पाया जाता है। कहाँ पर? अजमेर और शिलोंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से एग्जामिनर ना इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा जो कि कितनी है? 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात जो है किसके बारे में कही जा रही है? तो याद रखिएगा चेन्नई के बारे में किया जा रहा है। तो ये चेन्नई का बेसिकली मौसम विज्ञान केंद्र है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नगरों जैसे कि पटना, कोच्चि, कोलकाता व दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम बताइए। तो कोच्चि में, यही कलकत्ता और पटना और दिल्ली, तो ये क्या है? इसका सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम दिया है। तो याद रखना है कोच्चि, कलकत्ता, पटना और दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पर आम्र वर्षा संबंधित है किससे? आम की फसल से। वहीं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। लेह क्या है? जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। वहीं चेरापूंजी अव्यवस्थित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर है? ये मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और आपको मेघालय याद रखना है। तो पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, जहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने टॉपिक क्या कौन सा कवर किया है? वर्षा से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में अभी किस राज्य के हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित लड्डू को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही उत्तर होगा। वहीं आज का क्वेश्चन क्या है? तो अभी हाल ही में चंगाई हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए, और आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को जैसे एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो वीडियो को आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आप जो है शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।